इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न देने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से आया है। इसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बरवक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई गई, इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। इन नशस्तों को दीगर जमातों को देने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ PTI के रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा है कि बानी PTI कोई समझौते नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर गया। आइन की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और सिविल बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठा करेंगे। हमें हमारा हक नहीं मिला तो यहाँ कोई हुकूमत नहीं कर सकता। हम एक नई जुर्रत के साथ तहरीक चलाएंगे ताकि आइंदा धांधली ना हो। असद कैसर ने कौमी असम्बली में इन ख्यालात का इजहार किया है, मगर PTI कौमी असम्बली से बाहर भी इसी बयानिए के तहत तहरीक चलाने की तैयारियों में मसरूफ है। जबकि दूसरी तरफ ये मामूली बात नहीं कि PTI के रहनुमा अपने बदतरीन मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान से मुसलसल राब्तों में हैं। उनके घर जाकर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। इसी तरह कल तक भरे जलसों में महमूद खान अचकजई का मजाक उड़ाने, उन्हें गैर मुल्की एजेंट करार देने वाली PTI अब उसी पश्तून कौम परस्त रहनुमा को अपने सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने ला रही है। इससे साबित हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपने सियासी खौल से बाहर निकलकर ऐसी सियासी जमातों से इत्तेहाद करने की कोशिश कर रही है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भरपूर सियासी वजूद रखती हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सियासी वजूद से KP के बलोचिस्तान और अब अंदरून सिंध में कौन इनकार कर सकता है। ये मौलाना फजलुर रहमान ही थे जिन्होंने अक्टूबर 2019 में आज़ादी मार्च के नाम से उस वक्त इमरान हुकूमत को चैलेंज किया जब इस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी ताकत के साथ उस हुकूमत को सपोर्ट फराहम कर रही थी। इसी तरह महमूद खान अचकजई की जमात पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी भी बलोचिस्तान के पश्तून इलाकों में अपना भरपूर वजूद रखती है। अपने वालिद अब्दुस्समद अचकजई की तरह महमूद खान अचकजई की सियासत को भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट तस्वुर किया जाता है। अगर PTI की बात की जाए तो PTI ने 2014 में अपने सियासी कज़न ताहिरुल कादरी के साथ जो धरने और मार्च किए तो उसे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मदद भी हासिल थी, मगर अप्रैल 2022 के बाद PTI ने जल्द से जुलूसों और मार्च से साबित किया कि वो किसी मदद के बगैर भी एहतजाजी सियासत करने की सकत रखती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर PTI के साथ JUI और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी तो ये कितनी मौसर रहेगी और इससे बढ़कर इस तहरीक का अंजाम क्या होगा। यहाँ ये हकीकत भी हमारे सामने रहे कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ी एहतजाजी तहरीक उसी वक्त कामयाब होती है जब उसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद मिले। तो अब से कुछ देर पहले जो हमारे सामने एक नया मामला आया, कहा जा सकता है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 23 नशस्तें अब नहीं मिलेंगी और दूसरी जमातों को मिलेंगी, और सेनेटर अली जफर सेनेट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि सदर और सेनेट का इंतखाब मुलतवी किया जाए जब तक ये फैसला नहीं होता। तो इस पर बात करेंगे कि क्या जिस तहरीक का ऐलान कर रहे हैं ये मामला उस तहरीक में फ्यूल ऐड तो नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका, सबको इकट्ठा करेंगे, नई जुर्रत के साथ तहरीक चलाएंगे। असद कैसर, क्या PTI, जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी मौसर एहतजाजी तहरीक चला पाएंगे। हसन निसार साहब, पार्लियामान में तो मुफाहिमत की आवाज़ें भी आई, मगर जब इस तरह के मामलात होंगे तो आप समझते हैं कि ये एक तरह से पेट्रोल डालने वाला काम होगा उन सियासी मामलात पे जहां मुफाहिमत हो रही है, तो तहरीक को भी फ्यूल मिलेगा। पहली बात तो ये है कि आपने जो मुफाहमत की बात की है पार्लियामेंट में, वो तो बेहुदा, बहुत घटिया, इट लैक्ड अ लॉट ऑफ ग्रेस, थी नहीं ग्रेस। मुफाहमत की बात करने के फौरन बाद क्या किया है उन्होंने, उमर अय्यूब की तकरीर सुने बगैर चले गए। इससे देखो कि इन लोगों के अंदर किस किस्म के तजादात हैं। वही अपनी कई बात निभा लो, बैठे रहो और आधा घंटा तू कड़ी तोप जलानी जाके, नहीं चले गए। ये क्या है? ये अफ़आल और अक़वाल के दरमियान इतना भयानक बदबूदार तजाद। आगे चलें। असद कैसर ने ठीक कहा, और इसलिए कहा कि तारीख ये बताती है कि डर की उम्र लंबी नहीं होती। अक्सर औक़ात तो ये भरी जवानी में अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ये हमारा पड़ोस है ईरान, शाह ईरान, मैंने बाद में भी देखा, मैंने पहले भी देखा हुआ था। खैर, रह गई एहतजाजी तहरीक तो चला पाएंगे, ये चल रही है, ये हल्के सुरों में जारी है। मौसीकी में एक लफ्ज़ है अलाप। शुरू करने से पहले ना गायक जो है वो हल्के हल्के सुरों में उसे अलाप कहते हैं। तो अलाप तो शुरू है। मैं अभी एक तकरीब से, शादी की तकरीब से वापस आया हूँ। वहाँ
पाकिस्तानी अमेरिकन मेरा ख्याल है बेशुमार तादाद में थे, सेटल्ड हैं वहाँ, तकरीब इसी तरह की थी। तो जो मैंने वहाँ से सुना, जो यहाँ से मैं सुनता हूँ, अलाप शुरू है, कवाली का इंतज़ार फरमाएं। और जो कुछ मुझे होता दिखाई दे रहा है, जो आपने बाकी बेशुमार जो फैक्टर्स होंगे उनमें माशाल्लाह चश्मे बद्दूर नज़र ना लगे इलेक्शन कमीशन का ये ताज़ा तरीन हकीमाना फैसला भी शामिल है। और कवाली ऐसी होगी कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान मरहूम की सब कवालियाँ लोगों को भूल जाएंगी। हसन निसार साहब, इस कवाली में जो हमनवा हैं वो ये जो दो जमातों के तो नाम मैंने लिए, और भी जमातें शामिल हो सकती हैं, जो अगर ये शामिल होंगी तो क्या मजबूत हमनवा बनेंगी या कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज करके फिर इनको अकेला छोड़ जाएंगी? आप सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पार्टियां वाटियां देख रहे हो, नहीं, पार्टियों से अलहदा अबव लोग नफरत में यहां तक आ चुके हैं। एक होती है ना सिचुएशन आती है जिंदगी में, डू और डाई, या मर जाओ या मार दो, ये यहाँ तक आ चुका है। मेरे घर में थोड़ी एक्सटेंशन हो रही है, तो लॉट ऑफ लेबर, मैं सुनता हूँ उनकी बातें, तो वो तो कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे होते जो वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, हत्ता के अल्लाह माफ़ करे इस मुल्क के बारे में, यार इस जहन्नुम चों, ये बात छोड़ें आप, तो ये अवाम का खाता होगा। ठीक हो गया। कौन लीड करता है, कैसे होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, दुरुस्त हो गया। अब सार साहब मैं आपकी जानिब आऊँ, पीएनए, तहरीक निजात, वकला तहरीक या फिर इमरान की लॉकडाउन तहरीक की बात करें तो कामयाबी के लिए सहारे मिलते रहे, कोई ना कोई मदद रही। अब जो बज़ाहिर नजर आए बयानियां दे रहे हैं वो है सिविल बालादस्ती का। आपके ख्याल में पोस्ट 8 फरवरी अगर उनको कोई एनेबलिंग पावर है, या ये जो एक पावर मौजूद है जिसको वो स्ट्रीमलाइन ना कर पा रहे हों, क्या आप समझते हैं कि किसी तहरीक का आगाज करेंगे तो कामयाबी की तरफ जाएगी, या अभी आराम ही करें उस नुक्ता इंजमात तक पहुंचने के लिए? जो आपने जिक्र किया ना इसका, तो मैं ये समझता हूँ कि इस जो एक जनरेशन है ना, मैं अपने बड़ों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मुझे एहतराम सिखाया गया है, लेकिन एक वक्त आता है जब बड़ों को रिटायर हो जाना चाहिए और मैदान खाली कर देना चाहिए बिलावल भुट्टो की बातें कर रहे हैं, बेहतर जनरेशन के लिए। नहीं, बिलावल भुट्टो ने बात तो ठीक की है, लेकिन मुझे डर ये है कि बिलावल भुट्टो को मैदान उस वक्त खाली ना मिले जब वो खुद भी बदलने के काबिल ना रहे, और अभी तक तो मुझे ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मसलन शहजाद चौधरी साहब ने एक बात की, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर फजलुर रहमान को और पता नहीं दूसरा किसका कहा, उनको इशारा करेंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट इशारा करेगी तो वो तो आ जाएंगे फ़ौरन। एक उसमें मिस कर गए, वो पीटीआई को भी इशारा करेगी ना इस्टेब्लिशमेंट। पीटीआई को इशारा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का चाहिए, उनको इशारा मिलेगा वो भी अपनी तहरीक भूल के उधर आ जाएंगे। बात तहरीक की नहीं है। जो हसन निसार साहब ने जो बताया ना अलाप से उसका कवाली शुरू होने का, मुझे तो ये लग रहा है ये जो जनरेशन है 17-72 तमाम सियासी लीडरशिप ये ठंडी ठुमरी गा रहे हैं और उस पर डिस्को डांस की कोशिश कर रहे हैं। ये है, ये कोई कवाली, कोई अलाप शलाप, ऐसे बस बातें हैं। दो रास्ते हैं सिर्फ, एक वो जिसको हसन निसार साहब इनकलाब समझ रहे हैं, मैं इंतशार समझ रहा हूँ, एक वो रास्ता है, खाना जंगी करवानी है तो करवा लें। मैं इनकलाब में बिलीव नहीं करता भाई। दूसरा किस पे? इनकलाब पे? अच्छा चलें, इंतशार ही है ना फिर तो, आप इंतशार की बात कर रहे हैं ना। इंतशार होगा, हो सकता है इंतशार हो जाए, मैं नहीं बिलीव करता, मैं बिलीव नहीं करता कि यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में इंतशार हो सकता है। मेरा अपना तजर्बा है, हसन साहब का मुझसे बेहतर तजर्बा होगा, वो ठीक है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। यहाँ कोई नहीं खाना जंगी, कोई इनकलाब, कोई तहरीक, कुछ नहीं होना। ये ऐसे बातें करेंगे लोग, ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, तो गालियाँ निकाल के सो जाएंगे कैथारसिस करके। हमारी जनरेशन जो है ना 17-72 की, उनको पता ही नहीं है, उनका डिस्कनेक्ट इतना ज़्यादा है यंगर जनरेशन के साथ, उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या। ये जो असेंबली में आप तकरीरें सुन रहे हैं इनकलाबियों की, कोई इनकलाब नहीं है, सब अंदर से मिले हुए हैं। केपी में भी उतनी धांधली हुई जितनी पंजाब में हुई है, सिंध में हुई है या बलूचिस्तान में हुई है। वहाँ तो ठंडे पेटों बर्दाश्त करके और सिविलियन सुप्रीमेसी करनी है। इतनी मुनाफकत
इस पॉलिटिकल क्लास पे और उनके सपोर्टर्स पे मैं तो हैरान हो जाता हूं। सच बोल नहीं सकते, सच का सामना नहीं कर सकते, और लाना है इनकलाब। कोई इनकलाब नहीं आएगा, कोई इन्होंने तहरीक नहीं चला सकते। लिख के ले लें मेरी बात। वोटर ने, यंगस्टर ने क्या किया है? यंगस्टर ने इन 17-72 को एक मैसेज दिया है कि, और इसमें सारे शामिल हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, सियासी जमातें भी शामिल हैं। उसने ये मैसेज दिया है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं इस निज़ाम से, और मैं पुरअमन तरीके से अपने घर से निकला हूं, वोट डाला है और अपनी नफरत का इस निज़ाम के लिए इजहार किया है पुरअमन तरीके से। समझ जाएं, नहीं समझेंगे इनके अपने घरों से इनको गालियां पड़ेंगी। ये क्या बात हुई? सड़कों पे वायलेंस होना, ये होना, ये कोई मुनासिब बात नहीं ना होगा। ये जो कहते हैं ना हम तहरीक चला लेंगे, किसी ने नहीं निकलना। वोटर ने वही काम किया है जो मैच्योर हो चुका है। वो नहीं सड़कों पे आएगा खून बहाने के लिए, ना लड़ने के लिए। उसने बता दिया है कि मुझे क्या चाहिए। ये सुने कान खोल के जिनको वो बता रहा है। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर ये मुल्क नहीं बचेगा। यहां वायलेंस छोड़े, अल्लाह माफ करे, मुल्क नहीं बचेगा। ये सुन ले कान खोल के जिनको वोटर ने मैसेज दिया है। ठीक हो गया। और सियासी जमातें भी हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी है, और कुछ नहीं है कि बदल ले अपने आप को, और कुछ ना करे, सिर्फ बदल लें। तो ये तहरीके शरीके ये कुछ नहीं चलना, बस एक्सप्लॉयटेशन होती रहेगी किसी लेवल पे, और कोई एक्सप्लॉयट होता रहेगा। लेकिन एक आग घरों तक पहुंच गई है और पहुंचेगी। सिर्फ इसमें किसी सियासी लीडर की कामयाबी नहीं है, ये नई जनरेशन की अपनी सोच है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करे। 3 बड़े भाई और फिर मुतालबात भी बहुत होंगे। अफसार साहब, काबीना कैसी बनेगी? वहां शहबाज कैंप और नवाज कैंप क्या बैलेंस कर लेंगे? तवाजुन पैदा हो जाएगा? जो भी सवाल भी एग्जाम साहब ने बीच में एक तयनाती की बात कर दी, या ये तीनों बड़े भाइयों को बैलेंस करते करते शहबाज साहब का बैलेंस आउट ना हो जाए? मेरे लिए आपने बड़ा होम्योपैथिक सवाल रखा है ताकि काटना ना पड़े इसका जवाब। सर आपका जो आप जिस सवाल का आप खुद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी फील्ड आपके पास है सर। आप ऐसे नहीं, मैं तो ऐसा ही एफसी का जिक्र सुन के मुझे तो लगता है कि मैं नमाज के लिए अब खड़ा हूं अगर, तो मैं मुंह तरफ काबा शरीफ की बजाय नौज़बिल्लाह मुंह तरफ ऐसा ही एफसी करूं। इतनी कोई मईशत दानों की वो बेहतरीन टीम तैयार हो गई है कि जो नहीं थी, हमें समझ नहीं आई इतने सालों तक, वरना तो मुल्क निकल चुका होता बहरान से। और ये वही मुआशदान होंगे जो पहले कुछ दिन पहले तक साइंसदान थे, उससे पहले कुछ दिन तक सियासी साइंसदान थे, उससे पहले कुछ ज़राई साइंसदान थे। मतलब सब कुछ ही आता है, सब कुछ पता है, सब ताकत भी पास है। लेकिन हम कभी पतली गली से निकल जाएंगे दानिश्वर सियासी ख़ानदानों पर तनकीद करने, कभी मरूसियत पे तनकीद करने, कभी सियासी जमातों पे तनकीद, पुतलों पे जितनी मर्जी तनकीद करवा लें हमसे, ऐसे सीने पे हाथ मार मार के तनकीद करेंगे। और पुतली को जो हिला रहा है, डोरे जिसके हाथ में है, एक ही बड़ा भाई है भाई, बिग ब्रदर, ओनली वन एंड ओनली इन दिस कंट्री, दैट्स इट। नहीं मानना ना माने। जो पिछले सवाल के आपके बात हो रही थी ना, साहब को 3 बड़े भाई लग रहे हैं, आपको एक बड़ा भाई लग रहा होगा। आप मुझे फरमाइएगा, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की काबिलियत, उनके पास कोई साइंसदान है? भाई काबिलियत देखें, बात है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किस में ज्यादा है इस मुल्क में। बस वो जिंदा रह सकता है अगर आप अपने उसूलों पे, आइन और कानून के लाइन पे चल के जिंदा रहना चाहते हैं। तो भूल जाए जिंदगी इस मुल्क में, भूल जाए तरक्की इस मुल्क में। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। यू कैन रन विथ हेयर एंड यू कैन हंट विथ हाउंड्स, दैट्स इट। ये दोनों स्किल्स आपको आती हैं तो आप कामयाब हैं। और यही बदकिस्मती हमारी, इसीलिए ये मुल्क आगे नहीं जा रहा है। जो पिछले सवाल में आप बात कर रहे थे, ये मैसेज जो है ना आप सियासी जमातों को देते रहते हैं ना, दूसरों को भी दिया करें, उनको समझाएं। अक्लमंद दोस्त दाना दुश्मन अक्लमंद बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर होता है। हम उनकी दोस्ती में, उनकी खुशामद में उनकी बात तक नहीं करते, और ये उनको भी तबाह कर रही है। ये आखिरी जो है ना महाज, आखिरी चिराग इस मुल्क में कौन है? एक चिराग है। आखिरी भड़की किसकी है? किस चिराग की है? चिराग की आखिरी भड़की है तो उस चिराग को बताएं भाई। ये आपके पास सब कुछ आ गया, सब कुछ, ऐसे ही एफसी भी आ गया। एग्रीड। इसके बाद कहीं ये आखिरी भड़की तो नहीं है? हमारा चिराग एक ही है, हमारा चिराग एक ही है अफसार। नहीं, मैं ऐसा बुझे चिराग जैसे कोई सरों का तेल नहीं पांदा। तो देसी घी के चिराग हैं जनाब यहाँ पे इस मुल्क में। इस मुल्क में देसी घी के
जैतून के तेल के वाले चिराग हैं, साहब तो सरों का तेल नहीं पाता भाई। आप इतना कुछ कर देते हैं कि किसी और की गुंजाइश नहीं रहती कुछ कहने की। चले जी नहीं वो देखें, मुझे इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कम से कम वो मेरी बात समझें, आखिरी भड़की ना हो किसी की भी। अल्लाह करे। अफसार साहब आप इस्लामाबाद में हैं, वहां पे मिले और वजीर आजम साहब को समझाएं, उन्हें बता सकते हैं कि क्या बेहतर तरीका और रास्ता रहेगा इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां और बोझ उठाने के लिए।